आज हम बात करते हैं जल उपचार अर्थात वाटर ट्रीटमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं कठोर जल व मृदु जल की। जो जल आसानी से साबुन के साथ झाग देता है वह जल मृदु जल कहलाता है, और जो जल कठिनाई से जल के साथ झाग देता है या नहीं देता है वह जल कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता का कारण। जल की कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड घुले होने के कारण होती है। साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल या पामिटिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण साबुन के से क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बना लेते हैं और झाग नहीं बनने देते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम स्टीयरेट जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो कैल्शियम स्टीयरेट का अवक्षेप बनाता है। इसी प्रकार जब सोडियम स्टीयरेट मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम स्टीयरेट का अवक्षेप बना लेता है, तो जल में घुलनशील होने के कारण झाग नहीं बनने देते हैं। इस प्रकार जल की कठोरता जो है साबुन के साथ झाग नहीं बनने देती है। जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहली जल की अस्थायी कठोरता, दूसरी जल की स्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता अर्थात टेम्परेरी हार्डनेस। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट घुले होने के कारण होती है। जल की कठोरता का निर्धारण। कठोरता का निर्धारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक के रूप में करते हैं। कठोरता के लिए उत्तरदायी सभी लवणों का ग्राम अणुभार कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम अणुभार के समतुल्य लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बराबर 100, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार बराबर 162। अतः 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। इसी प्रकार 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 146 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड के। और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के। और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य होगा 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के। कठोरता मापन की इकाइयाँ। मुख्य रूप से कठोरता को भाग प्रति 10 लाख अर्थात पार्ट पर मिलियन, जिसे हम शॉर्ट में पीपीएम कहते हैं, तथा मैंगनीज मिलीग्राम प्रति लीटर में मापते हैं। इस प्रकार पीपीएम जो है वो मिलीग्राम प्रति लीटर के बराबर होता है। पीपीएम में कठोरता निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बटे कठोर लवण का अणुभार गुणा कठोर लवण की मिलीग्राम पर लीटर में मात्रा या सांद्रता। माना जल के नमूने में 8.1 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा 14.6 मिलीग्राम प्रति लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित हो, तब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार 100
बटे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार 162 गुणा कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा 8 गुणा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या 5 ppm। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता 100/162 गुणा 14.6 बराबर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर या 10 ppm। इसलिए कुल अस्थायी कठोरता 5 ppm प्लस 10 ppm बराबर 15 ppm आती है। कुल कठोरता हम जब निकालते हैं तो कुल अस्थायी कठोरता प्लस कुल स्थायी कठोरता। जल की कठोरता निर्धारण करने की निम्नलिखित विधियां हैं। EDTA विधि। EDTA का पूरा नाम इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है। EDTA सोडियम लवण के रूप में इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट आयन बनाता है। इस विधि द्वारा सामान्यतः जल की संपूर्ण कठोरता ज्ञात की जाती है। EDTA विधि निम्न पदों में होती है। फर्स्ट, 1 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मानक कठोर जल के साथ EDTA विलयन का अनुमापन करते हैं। इस पद में 2 नॉर्मलता का EDTA विलयन का लगभग 10 pH पर यूरियोक्रोम ब्लैक टी अर्थात EBT नामक सूचक डालकर 50 ml मानक कठोर जल के साथ अनुमापन करते हैं। सूचक अंतिम बिंदु पर लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्लस EBT बराबर कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त EBT युक्त जो है जटिल यौगिक बनता है जिसका रंग लाल हो जाता है। इस प्रकार सूचक डालते ही जो कठोर जल है वो लाल रंग में बदल जाता है। फिर जब उसकी लाल रंग के सूचक युक्त लाल रंग के कठोर जल से हम EDTA का अनुमापन करते हैं तब कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त M आयन जो है EDTA से जुड़कर रंगीन जटिल यौगिक बना लेते हैं और सूचक अलग नीले रंग के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार अंतिम बिंदु पर लाल रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। माना 50 ml कठोर जल जो मानक कठोर जल हमने बनाया के साथ अनुमापन में EDTA विलयन के V1 ml प्रयुक्त होते हैं तब हम जानते हैं कि 1000 ml कठोर जल विलयन में उपस्थित है। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या 1 ml मानक जल में उपस्थित होगा 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या 1 ml मानक जल में उपस्थित होगा 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार 50 ml मानक जल में उपस्थित होगा 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। V1 ml EDTA क्रिया करता है 50 ml मानक जल से अर्थात 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। इस प्रकार 1 ml EDTA क्रिया करेगा 50/V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। दूसरी बार जल के दिए नमूने जिसकी कठोरता में ज्ञात नहीं है कि 50 ml के साथ EDTA विलयन का उपयोग विधि द्वारा अनुमापन करते हैं। माना EDTA विलयन के V2 ml में प्रयोग होते हैं। हम जानते हैं कि 1 ml EDTA विलयन करता है 50/V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। इस प्रकार V2 ml EDTA विलयन क्रिया करेगा 50 गुणा V2/V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ये 50 ml दिए गए जल के नमूना बराबर 50 ml दिए गए V2 ml EDTA 50 ml देता हूँ 50 मिलीग्राम पर लीटर तो 10 लाख ml से होगा इतना। अतः जल की संपूर्ण कठोरता प्राप्त करने के लिए V2/V1 गुणा 1000 ppm। ये तो हो गया EDTA मेथड से जल की कठोरता निकालने का मेथड है। इसके द्वारा हम संपूर्ण कठोरता निकालते हैं। V2 और V1 की वैल्यू
इस फार्मूले में रख देंगे, इस प्रकार जल की संपूर्ण कठोरता आ जाएगी। दूसरा है ओएनएल विधि। इस विधि में जल की केवल अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता अलग अलग निर्धारित करते हैं और दोनों को जोड़कर संपूर्ण कठोरता प्राप्त करते हैं। पहला है अस्थायी कठोरता ज्ञात करना। इस विधि में जल के नमूने के 100 ml को N/50 HCl विलयन द्वारा मेथिल ऑरेंज सूचक की उपस्थिति में अनुमापन करते हैं। अंत बिंदु पर विलयन का रंग पीले से नारंगी हो जाता है। निम्न क्रिया होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCl से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल और CO2 बनाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCl से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड जल और CO2 बनाता है। माना अनुमापन में N/50 HCl विलयन के 20 ml प्रयुक्त होते हैं, तब 1000 ml, हम जानते हैं कि 1000 ml नॉर्मल HCl क्रिया करेगा 1000 ml नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट से, या 1000 ml नॉर्मल HCl क्रिया करेगा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि 1000 ml नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट में सॉलिड 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। 1000 ml N/50 HCl काम करेगा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। तो VmL N/50 क्रिया करेगा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, या V मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 100 मिलीग्राम जल के नमूने में उपस्थित है 20 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 10 लाख ml जल के नमूने में उपस्थित होगा 10 गुणा 20 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार जल की अस्थायी कठोरता हम निकालेंगे 10 गुणा 20 ppm, ठीक है ना। इसमें V की वैल्यू रख देंगे और कठोरता आ जाएगी। जल की स्थायी कठोरता ज्ञात करना ओएनएल विधि द्वारा। इस विधि में सर्वप्रथम कठोर जल को 20 मिनट तक उबाल कर उसकी अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, जिससे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उनके कार्बोनेट के रूप में अवक्षिप्त हो जाते हैं, और छानने पर प्राप्त जल में केवल स्थायी कठोरता उपस्थित रहती है। इसको क्या है कि उबालने पर जो है कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रूपी जो अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाती है, नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार अस्थायी कठोरता उबालने पर दूर हो जाती है, तो केवल स्थायी कठोरता रह जाती है। स्थायी कठोरता युक्त जल के 100 ml एक फ्लास्क में लेकर उसमें N/50 सोडियम कार्बोनेट का विलयन अधिक्य में मिलाते हैं। यह विलयन जल में उपस्थित स्थायी कठोरता वाले लवणों से क्रिया करके उनको अवक्षिप्त कर देता है। जितने 4 लवण हैं जो स्थायी कठोरता बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके ये भी कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदलकर नीचे बैठ जाते हैं। अब अवक्षेप युक्त प्राप्त विलयन को जल पर गर्म करके शुद्ध करते हैं, प्राप्त अवक्षेप को अपजल से धोते हैं। इस प्रकार अवशेष में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं और क्षणिक निष्पन्न में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट का अप्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है। सोडियम कार्बोनेट युक्त निष्पन्न को मैथिल वन की उपस्थिति में अनुमान करते हैं की सहायता से करते हैं। माना स्थायी कठोरता युक्त जल में 100 ml में डाला गया V1 N/50 सोडियम कार्बोनेट कठोरता रहित युक्त जल में अनुमापन में प्रयुक्त V2 ml N/50 HCl, अतः कठोरता रहित निष्पन्न में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट बराबर V2 ml N/50 सोडियम कार्बोनेट। स्थायी कठोरता युक्त जल के 100 ml में प्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट बराबर V1 - V2 N/50 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इस प्रकार 1000 ml नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट क्रिया करेगा 1000 ml नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट से, या 1000 ml नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट क्रिया करेगा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, 1000 ml N/50 करेगा 1 ग्राम से, ठीक है ना। तो
V-V2 1/50 सोडियम कार्बोनेट क्रिया करता है बराबर V-2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है ना। इस प्रकार स्वयं स्थायी कठोरता वाले जल में प्रयुक्त या स्वयं स्थायी कठोरता जल में उपस्थित 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तो 10 लाख ml स्थायी कठोरता जल में उपस्थित है 10 लाख बराबर। इस प्रकार जल की स्थायी कठोरता 10 गुणा V1 - V2 ppm। ठीक है ना। ये संपूर्ण कठोरता बराबर स्थायी कठोरता प्लस अस्थायी कठोरता तो 10 प्लस V प्लस V1 - V2 ppm आ जाएगा। जल की कठोरता दूर करना। जल की कठोरता दूर करने की निम्नलिखित मुख्य विधियां हैं। नंबर 1 क्लार्क विधि। इस विधि में जल को चूने का पानी मिलाकर गर्म करते हैं जिससे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट इनके कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होकर पृथक हो जाते हैं और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इस विधि को हम क्लार्क विधि कहते हैं। दूसरी है सोडा लाइम विधि। इस विधि द्वारा संपूर्ण कठोरता दूर हो जाती है अर्थात अस्थायी और स्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती हैं। कठोर जल में सोडा व लाइम की निश्चित मात्राएं मिलाकर गर्म करने पर कठोरता दूर हो जाती है। तो सोडा लाइम में जो लाइम है वो चूने के पानी के रूप में बदलकर अस्थायी कठोरता दूर करता है। सोडियम कार्बोनेट जो है सोडा लाइम में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट स्थायी कठोरता को दूर कर देता है। इस विधि से प्राप्त जल की कठोरता 15 से 50 ppm तक होती है जो बायोरोग के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। जियोलाइट या परमिट्यूट विधि। सोडियम और एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेटों को सोडियम जियोलाइट या परमिट्यूट कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र Na2Al2Si2OH.H2 होता है और इनको सामान्य रूप से Na2Z सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। रेत की दो परतों के मध्य जियोलाइट की मोटी परत बिछाई जाती है और ऊपर से कठोर जल प्रवाहित किया जाता है जो रेत की प्रथम परत से छनने के पश्चात परम्यूटेट से क्रिया करता है और कैल्शियम जियोलाइट व मैग्नीशियम जियोलाइट में अवक्षेप बनाता है जिसको रेत की दूसरी परत रोक देती है और मर्द जल छनकर नल के रास्ते बाहर आ जाता है। जल में अस्थायी कठोरता जो है वो सोडियम जियोलाइट से क्रिया करती है। देखो तो इस प्रकार से है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं और सोडियम जियोलाइट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाता है। जल की अस्थायी कठोरता भी ऐसी ही है। कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम जियोलाइट से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बनाते हैं और जो परत है सोडियम जियोलाइट को कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाती है। कुछ समय पश्चात जियोलाइट के अधिकतर सोडियम आयन के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों द्वारा विस्थापित होने के कारण जियोलाइट की मर्दूकरण क्षमता समाप्त हो जाती है। जियोलाइट को पुनर्जीवित करने के लिए परतों के ऊपर से सोडियम क्लोराइड का 10% विलयन प्रवाहित किया जाता है जिससे कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर से जियोलाइट पुनर्जीवित होकर मर्दूकरण करने लगती है। देखो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट जो बन जाता है मर्दूकरण के दौरान वो सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके फिर से सोडियम जियोलाइट में बदल जाता है। इस प्रकार से मर्द जल प्राप्त है जिसकी कठोरता 10 से 15 ppm होती है। कैलेगन विधि। इस विधि में जियोलाइट के स्थान पर कैलेगन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na2Na4PO3PO6 का प्रयोग करते हैं। कैलेगन के 4 सोडियम आयन जियोलाइट विधि की भांति कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार जल विलेय सोडियम कैल्शियम मेटाफॉस्फेट और सोडियम मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट बनाते हैं जो जल को कठोर नहीं करता अहितकर नहीं होता है। देखो इस प्रकार जाएंगे
कैलेगन जो है क्रिया करके सोडियम मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट बना रहे हैं, है ना, और साथ में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बाहर निकल रहे हैं, जल को कठोर नहीं करते हैं। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होता है। पांचवे आयन विनिमय रेजिन विधि, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड जिसे बोलते हैं। आयन विनिमय रेजिन एक घुलनशील, तिरछे जुड़े हुए और महीन छिद्रयुक्त लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनायन विनिमय रेजिन और ऋणायन विनिमय रेजिन। सबसे पहले कठोर जल को धनायन विनिमय स्तंभ से प्रवाहित करते हैं, जहां रेजिन द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पृथक हो जाते हैं। देखिए धनायन रेजिन जो है कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके उन्हें अपने साथ जोड़ देता है और प्रोटॉन या H आयन को बाहर छोड़ता रहता है, ठीक है ना। इसके पश्चात कठोर जल को ऋणायन विनिमय स्तंभ से प्रवाहित करते हैं। जल में उपस्थित क्लोराइड, सल्फेट आदि आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जो ऋणायन रेजिन जो है वो क्लोराइड और सल्फेट से क्रिया करता है, उन्हें अपने साथ जोड़ देता है, हाइड्रोक्सिल आयन को बाहर छोड़ता रहता है। इस प्रकार मुक्त H आयन और H आयन संयुक्त जल के अनुगुणक रहते हैं और जल मृदु होकर बाहर निकलता रहता है। इस प्रकार प्राप्त जल की कठोरता अत्यंत ही कम, लगभग 2 ppm तक होती है। कठोर जल से हानि, बॉयलरों में कठोर जल निरंतर वाष्पीकृत होता रहता है, जिससे घुलित लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। ये लवण संतृप्तता की स्थिति में बॉयलरों की भीतरी सतह पर कठोर परत बना लेते हैं, जिसे पपड़ी कहते हैं। इस पपड़ी में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है ना। नरम व ढीली पपड़ी को सलज कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सलज के रूप में उपस्थित रहता है। बॉयलरों के पानी में उचित मात्रा में सोडियम कार्बोनेट व सोडियम फॉस्फेट मिलाते हैं, जिससे पपड़ी सलज में बदल जाती है, जिसे आसानी से पृथक कर लेते हैं। देखो, है ना। जल के क्लोराइड का आकलन, इसके लिए जल के नमूने के 100 ml कोनिकल फ्लास्क में लेकर उसमें 4-5 बूंदे पोटेशियम क्रोमेट सूचक की डालते हैं। विलयन का रंग पीला हो जाता है। अब इसका N/50 सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अनुमापन करते हैं, जिससे जल में उपस्थित क्लोराइड HCl में परिवर्तित हो जाते हैं। अंत बिंदु पर विलयन का रंग पीले से भूरा हो जाता है। माना अनुमापन में HNO विलयन के VML प्रयुक्त होते हैं। तो गणना N1 × V1 = N2 × V2। जल नमूने में क्लोराइड का विलयन, तो N, ठीक है ना, N1 × 100, 100 ml लिया था उसका हमने, बराबर N1/50 × V। VML जो है N/50 सिल्वर नाइट्रेट के लगे थे। तो जल में क्लोराइड आयनों की नॉर्मलता N1 = V/50 × 100। तो जल में क्लोराइड की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता नॉर्मलता गुना क्लोराइड का तुल्यांकी भार, तो सांद्रता बराबर V × 35.5/50 × 100 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता बराबर ये आगे 7.1 × V मिलीग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार 1000 ml जल में उपस्थित V मिलीग्राम प्रति लीटर 10 लाख में 1। तो इस प्रकार जो है हम सांद्रता कैसे निकालेंगे, 1000 × 7.1 × V ppm। तो V की वैल्यू इस फार्मूले में भर देंगे और इस प्रकार जो है हमारे पास जो है क्लोराइड की मात्रा ppm में प्राप्त हो जाएगी। जल में घुली ऑक्सीजन का निर्धारण, जल में घुलित ऑक्सीजन का निर्धारण विंकलर विधि से करते हैं। इस विधि में 200 ml जल लेकर उसमें 2 ml मैग्नीशियम सल्फेट, 2 ml क्षारीय KI डालकर खूब मिलाते हैं और फिर विलयन रख देते हैं। फिर 20 ml सांद्र एस्टेसोकोल डालते हैं। प्राप्त विलयन का N/40 हाइपोविलयन सोडियम थायोसल्फेट का अनुमापन करते हैं। देखो, मैग्नीशियम सल्फेट से क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट में बदल जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीडेशन होने के बाद बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है,
और इस प्रकार नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो KiH2SO4 से क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट जल और आयोडीन बनाता है। विलयन का रंग पर होने पर उसमें 3-4 बूंद स्टार्च डाल देते हैं, विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि स्टार्च आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो नीले रंग का बनता है। अंत बिंदु पर नीला रंग रंगीन हो जाता है, क्योंकि सोडियम थाइसल्फेट आयोडीन से क्रिया करके रंगहीन सोडियम टेट्राथायोनेट बना लेता है। माना अनुपापन में सोडियम थाइसल्फेट के VML प्रयुक्त होते हैं। तो जल का नमूना और हाइपोविलियन, तो जल के नमूने की माना सांद्रता N1 है, उसके हमने 200 ml लिए, 1/4 हाइपो सोल्यूशन की नॉर्मलता है, उसके VML लगे। तो ऑक्सीजन जल की नॉर्मलता N1 बराबर V/40 × 200, जल में ऑक्सीजन की सांद्रता V/8000 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, 8 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना। ऑक्सीजन की सांद्रता V/1000 ग्राम प्रति लीटर या 10,000 या 1000 ml में उपस्थित V/1000 ml और 10 लाख जल में उपस्थित 1000 गुणा V। ऑक्सीजन की सांद्रता 1000 गुणा V ppm आ जाएगी। ठीक है ना। जल का रोगाणु नाशन। पेयजल डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। पेयजल रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया से मुक्त होना चाहिए। पानी में उपस्थित रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करके पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया को जल का रोगाणु नाशन कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। नंबर 1, उबालकर जल को लगभग 20 मिनट तक उबालने पर जल में उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है, परंतु यह विधि सीमित दृष्टि से उपयुक्त है। नंबर 2, क्लोरीमीन द्वारा। इस विधि में जल का रोगाणुनाशन क्लोरीमीन द्वारा किया जाता है। क्लोरीमीन क्लोरीन से अच्छी जीवाणुनाशक है। क्लोरीमीन जल के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्लोरीमीन जब जल से क्रिया करता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, और हाइपोक्लोरस अम्ल बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करके उसको नष्ट कर देता है। क्लोरीन में अमोनिया को 2:1 में मिलाने पर क्लोरीमीन बनता है। क्लोरीमीन अमोनिया को मिलाने पर बनता है व्यंजक चूर्ण द्वारा। तीसरा है व्यंजक चूर्ण। जल ग्रहों में 1 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर व्यंजक चूर्ण डालकर कुछ घंटों तक छोड़ने के पश्चात बनने वाला HOCl पर्पल जीवाणुनाशक हो जाता है। जब व्यंजक चूर्ण को हम जल में डाल देते हैं तो कुछ समय के पश्चात हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, तो जल में उपस्थित जीवाणुओं को ऑक्सीडाइज करके नष्ट कर देता है। इस प्रकार व्यंजक चूर्ण द्वारा भी हम जल का रोगाणुनाशन कर सकते हैं। ओजोनीकरण द्वारा। इस विधि में ओजोन को जल में प्रवाहित करते हैं, जो अस्थायी होने के कारण अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। नवजात ऑक्सीजन जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है और जीवाणु को नष्ट कर देती है। ठंडे और शुष्क ऑक्सीजन में शांत विद्युत विसर्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित करने पर O3 प्राप्त होती है। O3 प्राप्त करने क्लोरीनीकरण द्वारा। जल के लिए क्लोरीन एक आदर्श जीवाणुनाशक है। यह सांद्र विलयन के रूप में हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। क्लोरीन जब जल से क्रिया करती है तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। हाइपोक्लोरस अम्ल जीवाणुओं की कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम से क्रिया करके उसको निष्क्रिय कर देता है। इसके फलस्वरूप जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु प्लस HOCl जीवाणु नष्ट। उच्च pH पर HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल आयनों में अपघटित हो जाता है, जो HCl को 80 गुना कम प्रभावी होता है। इसलिए कोऑर्डिनेट के बचाने के pH से कम रखना चाहिए। जैव ऑक्सीजन डिमांड BOD। जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD कहते हैं। इसे मिलीग्राम
प्रति लीटर या ppm में व्यक्त करते हैं। उच्च BOD सुझाता है कि जल आपूर्ति जैविक अपशिष्ट द्वारा प्रदूषित है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या COD, जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे COD कहलाती है। इसे भी मिलीग्राम प्रति लीटर या ppm में व्यक्त करते हैं। COD का मान सदैव BOD से अधिक होता है और प्रक्रिया में लगभग 3 दिन लगते हैं। अब देखो चूने की मात्रा। अगर हमें किसी बहुत सारे टंकी में जल को करने के लिए बहुत सारा टंकी जो होती है ये पानी की, इसमें जल को शुद्धिकरण वर्णनाशन करने के लिए, इसकी कठोरता दूर करने के लिए हमें कितने चूने की मात्रा डालनी चाहिए और कितने सोडे की मात्रा डालनी चाहिए, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो इस पे हम न्यूमेरिकल कराते हैं। Amount required of soda and lime for softening the hard water। लाइम किलोग्राम में बराबर 74/100 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट की ppm में मात्रा प्लस 2 गुना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की ppm में मात्रा प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड की ppm में मात्रा प्लस मैग्नीशियम सल्फेट की ppm में मात्रा गुणा लीटर में जल का आयतन बटे 10⁶। इसी प्रकार सोडे की मात्रा किलोग्राम में बराबर 106/100 गुणा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की ppm में मात्रा गुणा वाटर का लीटर में आयतन बटे 10⁶। अब एग्जाम्पल लेते हैं। माना 10,000 लीटर कठोर जल के नमूने में 32 ppm कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 28 ppm मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 24 ppm मैग्नीशियम सल्फेट, 22 ppm कैल्शियम सल्फेट उपस्थित है। तो इस प्रकार इस जल के 10,000 लीटर में की हार्डनेस को दूर करने के लिए आवश्यक चूने और सोडे की मात्रा की गणना कीजिए। तो लाइम अर्थात चूना बराबर 74/100 इंटू 32 ppm जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस 2 गुना 28 ppm मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मात्रा प्लस जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो कुछ नहीं है, 0 है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी 24 ppm है, और गुणा 10,000 लीटर बटे 10⁶। इस प्रकार जो आया है ये मात्रा, जो चूने की मात्रा ये है वो 828.8 ग्राम आई है। इसी प्रकार सोडे का निकालेंगे 106/100 प्लस 0 जो है वो कैल्शियम क्लोराइड की 0 ppm कैल्शियम क्लोराइड है और 22 ppm कैल्शियम सल्फेट है, 0 ppm मैग्नीशियम क्लोराइड है, 24 ppm जो मैंने सल्फेट डाला है, गुणा 10,000 लीटर जल का आयतन बटे 10 लाख। इस प्रकार सोडा 1.06 गुणा 46 गुणा 0.01 kg, तो ये आगा 0.4876 kg या 487.6 ग्राम सोडा। तो इस प्रकार से 828.8 ग्राम तो चूने की आवश्यकता पड़ेगी और 487.6 ग्राम जो है सोडे की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से ये हो गया है। आज के लिए इतना ही है।